सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ये नई सरकार का पहला बजट है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन इस बजट से थोड़ी ज़्यादा हैं। पिछले 2 सालों से, 2 टर्म से जो उनका अपना जो उनका रहा है ऑफर्स, इस बारी के बजट में अगर आप देखें तो लोग एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बिज़नेस सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो हर समय से मोदी सरकार का हमेशा से एक एजेंडा रहा है, और जब से हम जीएसटी लेकर आए हैं, दैट इज़ द स्लोगन जो हर समय चलता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। तो नाउ अब लोग चाहते हैं कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आए, वो चीज़ एक्सपेक्टेशंस में है। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो मैंने ऑब्जर्व करी है, और जो एक आप अगर इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट कीजिएगा, तो एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा कैश लिक्विडिटी को लेके परेशान रहता है। अगर आप देखिए, जीएसटी है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्सेस की पेमेंट में कितनी सारी कंडीशंस हैं। आप टैक्स चाहे आपने कलेक्ट किया हो ना किया, आपको पे करना है। आईटीसी आपने अगर ले लिया और पीछे वेंडर को पे नहीं किया है तो आपको रिवर्स करना है। काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं जीएसटी के। तो यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर की तरफ से एक उम्मीद है कि उनकी कैश लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए क्या गवर्नमेंट इस तरीके के प्रोविजंस ला सकती है। अगर हम देखें, जीएसटी के जितने भी चेंजेस होते हैं वो काउंसिल के थ्रू रूट होकर आते हैं। काउंसिल ने अभी 53rd काउंसिल मीटिंग में जो 22 जून को हुई थी, उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। अगर आप उनकी टोन ऑफ रिकमेंडेशंस भी देखें जिसमें क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, वो काफ़ी हद तक लिटिगेशंस को रिड्यूस करना, डिपार्टमेंट और एसएससीज के बीच में जो भिड़ंत रहती है उसको कम से कम करने की कोशिश की गई है। जो हमने देखा है, जिन इश्यूज़ पर डिपार्टमेंट नोटिस वगैरह कर रहा है, काफ़ी क्लैरिफिकेशन आ रही है, प्रो एसएससी क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। लिटिगेशन रिड्यूस करने के लिए लोगों को पीछे 17, 18, 19, 20 के साल में इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर भी ऑफर करना चाह रहे हैं। आप ये भी इश्यूज़ आ रहे हैं कि आपने प्रेस रिलीज में तो लिख दिया कि ये कर रहे हैं इस तरह का ऑफर, अब लॉ में क्या लेकर आते हैं। 128 सेक्शन 128A अगर अमेंड करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जो काउंसिल ने रेकमेंड किया है वो सारी चीज़ें लॉ के अमेंडमेंट में हम लोग को दिखे, और उसका लाभ जो है वो एक टैक्स पेयर एसएससी को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो इस गवर्नमेंट का काफ़ी ग्रीन एनर्जी की तरफ एक झुकाव है कि हमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि उनकी जो टैक्स रेट्स हैं उनमें रिडक्शन आए। अभी जो सर्विसेज है वो 18% पर टैक्स हो रही हैं, जो चार्जिंग स्टेशन सर्विसेज होती हैं। तो वो चाह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेट्स कम हो, चार्जिंग सर्विसेज कम हो, इंसेंटिवाइज़ किया जाए, परचेज सब्सिडीज़ दी जाएँ। तभी आप किसी सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी तरीके का सपोर्ट मिलकर आता है। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन। एफएमसीजी सेक्टर कहता है एसेंशियल कमोडिटीज़ पे रेट रिड्यूस करिए। रेट रैशनलाइजेशन को लेके कितनी बातें हो रही हैं, हम कब से सुनते चले आ रहे हैं कि 4 स्लैब रेट है, कम करेंगे कम करेंगे। एफएम ने हमारी अपनी बजट स्पीच में, इंटरिम जो बजट हुआ था स्पीच में बोला भी था, 53rd काउंसिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बोला भी था कि हम इसके लिए अलग कमेटी बनाएंगे। तो बहुत उम्मीदें हैं टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस को कि अब जाके कोई तो रेट रैशनलाइजेशन होना चाहिए। ये 4 स्लैब्स मेंटेन करना सबके लिए बहुत दिक्कत होती है, और क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स यहीं से अराइज होते हैं कि कभी कभी मेरा एक प्रोडक्ट 5% में भी आ सकता है, 18% में भी आ सकता है। मेरा कहना ये है, सबसे पहले तो मैं भी पॉपुलिस्ट या नॉन पॉपुलिस्ट बजट ऐसा कोई बिलीव नहीं है मेरा, एटलीस्ट इस गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना मानना है कि लेट अस फर्स्ट सी कि क्या होता आया है। अगर आप देखेंगे कि टैक्स कलेक्शन जो है वो स्टेडीली बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन टू जीडीपी का रेशो बढ़ रहा है। टैक्स कलेक्शन खाली नंबर्स में तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये देखने का फ़ायदा होता है कि 12-13% से वो करीब 15-16% पे आ गया है, जिससे ये पता चलता है कि टैक्स एफिशिएंसी कलेक्शन की बहुत बढ़ गई है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि फाइनली जो पैसा सरकार के पास आता है टैक्स कलेक्शन से, उसी से बजट बनता है। तो मुझे याद है कुछ 4-5 साल पहले मैं 15-16 लाख करोड़ की बात करा करते थे, अब 38-40 लाख करोड़ की बात होने लगी है। और इस बार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कुछ 19-19.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, 16-16.5 लाख करोड़ से, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलिज्म भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास करने के लिए कुछ हो। तो इस गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से 2 मूल सिद्धांत रहे हैं, और वो 2 मूल सिद्धांत मुझे लगता है कंटिन्यू होंगे। एक मूल सिद्धांत है इंफ्रास्ट्रक्चर लेट ग्रोथ। जेटली साहब, आज से 10 साल पहले मैं उनसे मिला था, 15 साल पहले उनकी डेथ से पहले,
तब उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ चाहिए, क्योंकि जो पैसा सरकार खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स, 10 टाइम्स बेनिफिट्स होते हैं इंडस्ट्री को और सब चीज़ को। तो एक तो वो मूल सिद्धांत है जो मेरे ख्याल से पूरी तरह चलेगा। उससे कंपेटिटिवनेस देश की बढ़ती है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप उस पर गाड़ी अच्छी चला सकें। उसका मतलब ये है आप लॉजिस्टिक सेक्टर से रहे हैं, 16% हमारा लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट रही है, जो कि अनबियरेबल कॉस्ट है, और वो मतलब 9-10% होती है, हमारी 16% रही है। तो ये सारी चीज़ें किसी तरह से कम करके तभी हम कंपेटिटिव हो सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो ये सब चलेगा मेरे ख्याल से। आज से कुछ 10-12 साल पहले बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे तो ये मुद्दा आता था कि पैसे नहीं हैं। अब इन्होंने कुछ इस तरीके से, NHAI ने बॉन्ड्स और इस तरीके से उसका कुछ सिस्टम बना दिया है जिससे कि कैश फ्लो बहुत अच्छे से होता रहता है, और तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा सिद्धांत, ये एक सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत जो मेरा मानना है कि इकोनॉमी खाली इकोनॉमी से नहीं चलती है। जो सामाजिक ताना बाना है, वो सामाजिक ताना बाना ठीक होना बहुत जरूरी है। योजना पे आप आ गए फाइनली। नहीं, मैं खटाखट योजना, सामाजिक ताना बाना इज नॉट खटाखट योजना। सामाजिक ताना बाना इज द क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म, a feeling of nationalism where everybody is trying to do something, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं जहां पर। बहुत बढ़िया। एक छोटी चीज आप उस समय बात कर रहे थे, न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम। जी जी। तो मैं उसमें अभिषेक भाई ये आपसे समझना चाहूंगा कि अब ओल्ड टैक्स रिजिम को तो सरकार चाहती है खत्म ही कर दूं, कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है। नहीं, देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है क्योंकि इंडिया हमेशा से कंजर्वेटिव इकोनॉमी रही है, और जो नई टैक्स रिजीम है उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं, और हम हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो यानी टेलर मेड वर्सेस रेडीमेड शर्ट, नहीं, इस तरह से क्या है? देखिए मनीष जी, क्या है, देखो, एक आदमी आज की डेट में जो आप यंगस्टर्स को देख भी रहे, जो उनका इनकम पैटर्न है और एक्सपेंडिचर पैटर्न है, वो तो क्रेडिट कार्ड पर जीने वाली एक जनरेशन बन चुकी है, जो हम यूएस से और फॉरेन से इंपोर्ट करके लाते हैं माइंड में। तो ये हमारे पास सोशल बेनिफिट तो है नहीं, रिटायरमेंट के ना पेंशन है ना कुछ है, तो इनके लिए मैंडेटरी है कि ये कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करें, टैक्स, और वो टैक्स बेनिफिट मिलता है तो ऑटोमेटिकली आदमी इन्वेस्ट कर। क्या कहते हो आप, कितना टैक्स छूट कितनी मिलनी चाहिए? भाई 1.5 लाख पुराने रिजीम में बहुत टाइम से बढ़ी नहीं, मेरे हिसाब से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तो कर देना चाहिए 80C को। देखिए, मेरा मानना भी यही है, मेरा मानना भी ये अभिषेक जी की शायद जो अब रुझान है वो नई टैक्स रिजीम की तरफ है। रीजन है उसका, शायद हम लोग सब 10-20 साल पुराने टाइम के लोग हैं जिनके दिमागों में वो टैक्स रिजीम घुसी हुई है कि हम इतना सेविंग करते हैं। नहीं, देखिए, हमारे बच्चे हैं राजीव भाई, जिन लोगों ने LIC कर रखी है, 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस कर रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे? हाँ, वो ठीक है, पैसे भी देने और टैक्स भी देना है। नहीं, लेकिन अगर आप देखते हैं, मतलब अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करके देखते हैं तो आप वो 1.5 लाख रुपए सेविंग के बावजूद जो नई टैक्स रिजीम में टैक्सेशन कम आता है, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। 15 लाख तक नहीं, देखो, मेरे सपोज किसी की 30-31 लाख रुपए भी इनकम है, तब भी कम आता है।